एक क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज़ में आज हम क्लास 6 का चैप्टर 5 करेंगे। इस सीरीज़ में हम एनसीईआरटी को इस तरह से पढ़ रहे हैं कि हमें नोट्स न बनाना पड़े और साथ ही इसी वीडियो से हमारा रिवीजन भी हो सके। यदि आपने लेक्चर 3 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख लें, और प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी देख लें। और यदि आपने लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया है तो कम्युनिटी में जाकर दिए गए एमसीक्यू को सॉल्व कर लें, जिससे ये इवैल्यूएशन हो सके कि अपना पहला लेक्चर आपने सही से किया है या नहीं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं चैप्टर 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, अब जैसा हम लोग को मालूम है कि पृथ्वी जो है एकमात्र ऐसा ग्रह है हमारे सौरमंडल में जहाँ पर जीवन संभव है। अभी तक की रिसर्च के हिसाब से तो यही है। ठीक है, बाकी कोशिश तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यही है कि पृथ्वी में ही जीवन संभव है। क्यों जीवन संभव है, उसके लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, जैसे एक जीवन के लिए क्या होता है, एक ज़मीन होता है रहने के लिए, लैंड और जल और हवा, ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं पृथ्वी में। इस वजह से जीवन पृथ्वी पर संभव है। ठीक, पृथ्वी की सतह ऐसी है कि जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक पाए जाते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण घटक पाए जाते हैं? जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये सारे घटक। अब इन घटकों को 3 ऐसे बता रहा हूँ, ये 3 कौन घटक हैं इनके? एक है भूमंडल है, दूसरा है वायुमंडल, तीसरा है जलमंडल। ठीक, अब जो भूमंडल है ये ठोस परत है पृथ्वी की, ठीक है, जो पत्थर और चट्टानों से मिलकर बनी है। और ग्रीक वर्ड में लिथास करके एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पत्थर, तो इसका इंग्लिश में नाम पड़ जाता है क्या? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, ठीक है, PHERE है। ठीक, दूसरा है वायुमंडल। वायुमंडल का एक एटमॉस करके एक शब्द है जिसका अर्थ होता है वाष्प, ये भी ग्रीक शब्द है, तो इससे इसका नाम पड़ा क्या? एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर, ठीक है। एटमॉस्फियर में, अब ये एटमॉस्फियर होता क्या है? गैसों की एक परत होती है जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती है पृथ्वी को। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी अन्य गैसें पाई जाती हैं। ठीक, तीसरा घटक हो गया जलमंडल। जलमंडल क्या है कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग में जल की मात्रा पाई जाती है। उस जल का जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि बर्फ़ हो गया, जल हो गया, जलवाष्प हो गया, ये सभी अवस्थाएं जलमंडल में काउंट होती हैं। ठीक है, अब इन तीनों का एक मिला जुला रूप होता है। जलमंडल को भी क्या बोलते हैं? इसका ह्यूडर का अर्थ होता है जल, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, ठीक। अब ये तीनों जहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ पर थल, इसको ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक, ये मान लो लिथोस्फीयर है, ये एटमॉस्फियर है, और ये हमारा क्या है? वाटर वाला हाइड्रोस्फीयर, H मान लो। तो ये जो बीच का जो एरिया है ये होगा जियोस्फीयर, इसको बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, बायो का मतलब होता है लाइफ। ठीक, बायोस इज लाइफ इन ग्रीक भाषा में। अब डिटेल में देखते हैं कि भूमंडल होता है क्या। भूमंडल मैंने बता ही दिया, लिथोस्फीयर होता है। ये पृथ्वी का ठोस भाग होता है जो चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों से बना होता है। इसमें चट्टान और मिट्टी में की पतली परत होती है। अब इन्हीं चट्टानों से और मिट्टी परतों से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। किसको? जीवों को। जीव में इसमें पादप जीव भी आ रहे हैं, वृक्ष भी आ रहे हैं, और मानव भी आ रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि ज़मीन से जो पोषक तत्व हैं वो पौधों में जाते हैं, पेड़ों में जाते हैं, उनसे हम लोग सब्जियां या फल फ्रूट खाकर जीवों के अंदर जाते हैं। ऐसा जानवरों में भी होता है। पृथ्वी की इस सतह, जो ये सतह है भूमंडल को, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक को नाम दिया जाता है महाद्वीप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंट। दूसरा होता है महासागरीय बेसिन। महासागरीय बेसिन इसको बोलेंगे क्या? ओशियन बेसिन। ठीक है, अब ये ओशन बेसिन जो होता है, ये समुद्र का जो एरिया होता है जहाँ पर बहुत सारा जल होता है, उसको बोलते हैं महासागर बेसिन। स्थलीय भाग जो है उसको महाद्वीप कहेंगे। विश्व के सभी महासागर जो हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक, अब जैसे ये एक वर्ल्ड का मैप है, इसमें हम देख रहे हैं कि देखिए ये पूरा प्रशांत महासागर है,
अटलांटिक महासागर है, ये हिंद महासागर यहाँ से जुड़ गया, और फिर यहाँ पे आर्टिक महासागर भी अटलांटिक से जुड़ा हुआ है। ये तो पूरा इधर भी जुड़ा हुआ है, प्रशांत से भी जुड़ा हुआ है। ठीक, अब ये दक्षिणी वो है दक्षिणी अंटार्कटिक वाला, ठीक है, दक्षिणी महासागर जिसको बोलते हैं, ये भी जुड़ा हुआ है, किससे? अटलांटिक से भी जुड़ा हुआ है, हिंद महासागर से भी जुड़ा हुआ है, प्रशांत से भी जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि जो विश्व के जो बड़े बड़े महासागर हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक, अब देखते हैं समुद्र जल का जो तल है वो सभी जगह समान होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये फैक्ट ओरिएंटेड है, इसमें चीज़ें बस पढ़नी है और पता रखनी है, याद रखनी कि ऐसा ऐसा होता है। समुद्र तल को ही हम लोग ज़ीरो मानते हैं, ऊंचाई का पैमाना, मतलब इससे ऊपर जो भी चीज़ें होगी वो हाइट यहाँ से मापी जाएगी। अब जैसे हम लोग कभी रेलवे स्टेशन गए होंगे तो हर एक स्टेशन में स्टेशन की हाइट लिखी होती है कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर वो है। ठीक है, तो उसी से ज़ीरो माना जाता है। ठीक है, समुद्र तल को ज़ीरो लेवल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र तल की जो वो है ऊंचाई वो हर जगह समान है, इस वजह से। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है एवरेस्ट, आपको पता है, ये समुद्र तल से इतना ऊंचा है। ठीक, अब ये लैंड मास की बात कर रहे हैं, लैंड में इतना ऊंचा है। और विश्व का जो सबसे गहरा भाग, ठीक है, मेरियाना गर्त, ये कहाँ पड़ता है? गर्त को बोलते हैं इंग्लिश में ट्रेंच। ठीक है, ये पड़ता है महासागर, प्रशांत महासागर में। ये कितना है? 11,022। अब देखो, जो महासागर में है वो महाद्वीप से भी गहरा है। ठीक है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि महासागर में जो चीज़ है वो उसकी जो गहराई है हमारे जो महाद्वीप में है उनके सबसे ऊंचे पर्वत से भी वो गहरा ज़्यादा है। ठीक, अब देखिए एक चीज़ ये आप जानने के लिए है, इसको जान लीजिए। न्यूजीलैंड की जो एडमंड हिलेरी थे और भारत के तेंजिंग शेरपा थे, ठीक है, इन्होंने पहली बार एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी थी 1953 में। तेंजिंग शेरपा और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के। ठीक, अब फीमेल में देख लेते हैं। जापान की एक जुको तबोई है, जुको तबेई, ये विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट को चढ़ा है। उसके बाद फिर इंडिया की थी बछेंद्री पाल, 1984 में बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पे अपना कदम रखा। ठीक है, अब देखिए महाद्वीप, कॉन्टिनेंट कितने होते हैं? 7 महाद्वीप हैं प्रमुख। ठीक है, वैसे एक और भी है जिस पे बात चल रही है, वो 8वां है जिसका नाम है जीलैंडिया। ठीक है, ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसका 94% करीब समुद्र के अंदर है। ये इस एरिया में पड़ता है यहाँ कहीं। ठीक है, जिसमें न्यूजीलैंड भी आ रहा है, न्यूजीलैंड थोड़ा उसका पार्ट है। ठीक, क्या है इसका? जीलैंडिया। ये चीज़ याद रखिएगा, अगर आगे कभी शामिल हो जाता है तो ये हमारा 8वां महाद्वीप माना जाएगा। इसका करीब करीब 94% समुद्र के नीचे है और केवल 6% पार्ट जो समुद्र के ऊपर है। ठीक, ये समझ में आ गया। अब देखिए प्रमुख 7 हैं। अब ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। ठीक, मैप में हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे। अब एशिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा, ये पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 1/3 है। कुल क्षेत्रफल का कितना है? 1/3। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा इस पर होकर गुजरती है। एशिया का यूराल पर्वत जो है उसको यूरोप से अलग करता है। अब देख लें जरा सा यूरोप है क्या? एशिया। अब देखिए एशिया है, ये है यूराल। ठीक, ये यूरोप से इसको अलग कर रहा है और इस पे कर्क रेखा ये गुजर रही है। ठीक, और ये 1/3 है किसका? पूरे पृथ्वी के लैंड मास का 1/3। ठीक, ये हो गया। अब देखो यूराल पर्वत यूरोप और एशिया से एक दूसरे को, यूरोप और एशिया को अलग करता है ये यूराल पर्वत जो है। अब यूरोप जो है, यूरोप एशिया से बहुत ही छोटा है या एशिया से पश्चिम में स्थित है। ठीक, अब इधर एशिया है मान लो, तो यहाँ पर ये
यूरोप है, तो इसका ये पश्चिम हो गया। ठीक। आर्कटिक वृत्त से गुजरता है, आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो आर्कटिक वृत्त है वो यहीं से होकर गुजरता है। ठीक है, अब ये 66.5 यहाँ से होके ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इससे होके वो गुजरता है। ठीक, अब ये आर्कटिक वृत्त यहाँ से गुजरता है और तीनों तरफ से ये जल से घिरा हुआ है। अगर हम देखेंगे सपोज ऐसे करके यूरोप बनता है, तो यहाँ पर क्या है, भूमध्य महासागर, मेडिटेरियन सी, भूमध्य महासागर, यहाँ पर अटलांटिक है, ऊपर साइड यहाँ पर क्या पड़ता है, नॉर्थ सी, इधर पड़ता है बाल्टिक सी। ठीक है, ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। तीसरा, अब आते हैं अफ्रीका, ये दूसरा है हाईएस्ट, दूसरा सबसे बड़ा, बिगेस्ट सॉरी। ठीक है, यहाँ पे विषुवत रेखा जो 0 अक्षांश वाली है, ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर लिया है इसको, तो ये अफ्रीका के मध्य से निकलती है। सपोज ये हमारा अफ्रीका है। ठीक है, तो यहाँ से लगभग ये 0 डिग्री निकलती है। ठीक, कर्क रेखा यहाँ से निकलती है और एक मकर रेखा यहाँ से निकलती है। तो ये एक ऐसा इकलौता महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं पास करती हैं। ठीक, और ये जो विषुवत रेखा है ये इसको लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। ठीक, सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो इक्वेटर के आसपास इस क्षेत्र में पाया जाता है। इस क्षेत्र में ये मिलता है, विश्व का सबसे गर्म महाद्वीप, चारों तरफ से समुद्र से घिरा है। अब यहाँ पर भूमध्य महासागर है, यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, इधर हिंद महासागर है, और यहाँ पर इधर अरेबियन सी थोड़ा सा पड़ता है, और यहाँ पे सुएज नहर पड़ती है, सुएज नहीं, रेड सी पड़ता है, यहाँ पर सुएज पड़ेगी। ठीक, अब एक लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी, ये लंबी नदी लंबाई पे है। ठीक है, जल फ्लो पे नहीं, अभी आगे आएगी जल फ्लो वाली। तो ये अफ्रीका में यहाँ से निकलती है और यहाँ काहिरा मिस्र के पास जाती है, विक्टोरिया लेक से निकलती हुई नील जो है अफ्रीका को गुजरती है। ठीक है, इसको अफ्रीका की लाइफलाइन भी कहा जाता है। उत्तर अमेरिका, अब देखिए उत्तर अमेरिका देखिए नीचे बना हुआ है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। उत्तर अमेरिका जो है विश्व का तीसरा है, पहला कौन सा था, एशिया, दूसरा कौन सा था, अफ्रीका, तीसरा कौन है, नॉर्थ अमेरिका। ठीक, और ये क्या है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और ये दक्षिण महासागर से एक सक्रिय स्थल से होता है, सक्रिय स्थल से जुड़ा है। जब कोई 2 लैंड मास, बड़े लैंड मास किसी सक्रिय स्थल भाग से जुड़ते हैं तो उसको स्थल संधि कहते हैं। स्थल संधि को इंग्लिश में क्या बोलेगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं, इस्थमस, ESTHMUS, इसको बोलते हैं इस्थमस। स्थल का वह सकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भाग को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पर हमारी एक पनामा स्ट्रेट मिलती है या पनामा कैनाल बनती है, स्ट्रेट नहीं इस्थमस है वो, पनामा कैनाल बनती है। ये मैन मेड कैनाल है जिससे शिप को इधर अटलांटिक से पैसिफिक, पैसिफिक से अटलांटिक वो लोग क्रॉस करते हैं। ठीक है, और इनका शिप का एक स्पेसिफिक साइज़ होता है जिसको बोलते हैं पनामैक्स। ठीक है, पनामैक्स, पनामैक्स, पनामैक्स मतलब पनामा की ही साइज़ का होगा, क्योंकि स्पेशल साइज़ से ही साइज़ के शिप ही यहाँ से क्रॉस कर पाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पनामा स्थल संधि यहाँ दिया हुआ है, यह पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अब देखो उत्तरी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध, अब मैंने ये बोला पश्चिमी गोलार्ध कहाँ से स्टार्ट होता है, जो हमारा 0 डिग्री ग्रीनविच देशांतर है इसके इधर पश्चिम साइड पे ये पश्चिमी गोलार्ध है। तो यहाँ पर, और ये विषुवत रेखा कहाँ से निकलती है, लगभग यहाँ से निकलती है। तो ये पूरा ही पश्चिम और उत्तर साइड में पड़ता है। ठीक है, वही इन्होंने मेंशन किया है, पश्चिम और उत्तर साइड। ठीक है, 3 महासागरों से घिरा है। कौन से 3 महासागर, ऊपर पे आर्कटिक है, नीचे इधर प्रशांत साइड है, इधर क्या है, अटलांटिक है। ठीक, अब इंडिया का दिखाया गया, इंडिया जल संधि से, जब पानी
भी जब दो बड़े महासागर जो हैं, जैसे मान लो कि ये प्रशांत महासागर है और ये अंटार्कटिका जो आर्कटिक है, आर्कटिक महासागर से जब जुड़ता है तो यहाँ पर एक स्टेट वो बनती है, एक जल संधि बनती है जिसको बोलते हैं बेरिंग जल संधि। ठीक, जल संधि को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्ट्रेट, STRAIT। ठीक है, जैसे पाक स्ट्रेट, ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट PALK पाक स्ट्रेट कहते हैं। ठीक, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में। अब दक्षिण अमेरिका पूरा का पूरा दक्षिणी उसमें नहीं है क्योंकि ये ज़ीरो है, तो थोड़ा सा हिस्सा इसका उत्तरी गोलार्ध में भी आता है। ठीक, दो महासागरों से है, अटलांटिक और प्रशांत। ठीक, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज जिसको उत्तर से दक्षिण तक फैली है, इसमें देखो मैप पे दिखाया गया है, कहाँ है, देखो यहाँ पे ये मैप पे दिखाया गया, ये है एंडीज, यहाँ तक जा रही है पूरी। ठीक, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। ठीक, दक्षिण अमेरिका विश्व में, अब हाँ, अब ये देखो यहाँ सबसे बड़ी, ये पानी के आयतन के हिसाब से है सबसे बड़ा। ठीक है, और वो क्या था, वो लेंथ के हिसाब से सबसे बड़ी थी, तो अमेजन यहाँ से ऐसे निकलती है इधर तरफ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्या है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि ये अलग से ही द्वीप की तरह दिखता है, आसपास कोई ऐसा वो नहीं है, चारों तरफ से वो समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए उसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि यहाँ पर 25 दिसंबर को गर्मी में क्रिसमस मनाया जाता है। ठीक, अंटार्कटिका पड़ता है साउथ में। ठीक है, अंटार्कटिका ये है, ये जो भाग है ये है अंटार्कटिका, इसके बीचों बीच हमारा दक्षिणी ध्रुव आता है और इसमें ठंड होने की वजह से, ठंड क्यों हो रही है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य का जो रेखाएं हैं, किरणें हैं, वो क्षैतिज हो जाती हैं, इसलिए वहाँ पे ठंडी रहती है। हमेशा वहाँ पे मोटी बर्फ़ की परतें पड़ी रहती हैं। दक्षिणी ध्रुव इसके यहाँ पर स्थित है। ठीक है, मध्य में। ठीक है, यहाँ पर कोई स्थायी मानव निवास नहीं है, जबकि यहाँ पर रिसर्च संस्थाएं हैं, जैसे इंडिया की दो हैं, जैसे कि मैत्री और भारतीय शोध संस्थान है इंडिया के, वहाँ पर हैं रिसर्च के लिए। अब देखिए जलमंडल हाइड्रोस्फीयर के बारे में देखते हैं। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। अब जैसे आपने सुना होगा कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी में 71% जल है, ठीक है, 71% वाटर है, और फिर भी हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। तो 29% भाग इसमें स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप आते हैं। कैसे? जैसे नदियाँ, झीलें, हिमनदी, भूमिगत जल, वायुमंडल, जलवाष्प, ये सभी आते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाला जल का 97% से अधिक महासागरों में पाया जाता है। ठीक है, अब ये दिखाया गया है यहाँ पे फिगर, 97% से अधिक, लगभग 97.5% महासागर में। अगर महासागर में है तो क्या होगा, ये सॉल्टी होगा। अगर सॉल्टी है तो आदमी नहीं पी सकता इसको, क्योंकि ये खारा है। तो हमारे लिए पीने के लिए कितना है, इतना। इसमें से भी बहुत सारा हमारा हिमटोपियों में, ग्लेशियर्स में, ठीक है, वहाँ पर है, तो हम उसको बहुत ही कम यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, मानव उपयोग में नहीं आता। शेष जल जो है बहुत बड़ा भाग, देखो बर्फ़ की परतों में, हिमनदियों में, और भूमिगत जल, लैंड के अंदर भी जो भूमिगत जल है, जो समरसेबल्स हम लोग निकालते हैं, उसको बहुत सारा पानी जो है जो हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जल का बहुत कम अलवण मतलब जो साल्टी नहीं है, उसके रूप में बहुत कम पार्ट पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में है। इसी कारण से नीले ग्रह होने के बावजूद भी हम पानी की कमी महसूस करते हैं। मतलब 71% पानी होने के बाद भी हम लोग पानी का जो है, पानी के संसाधन को, उसकी कमी हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब महासागर को समझते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ठीक है, क्योंकि कितना अभी बताया था, 97.5% जल कहाँ है, महासागर में। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
ठीक है, हमने पीछे देखा था मैप में कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल क्या है, हमेशा गतिशील रहता है। इसकी तीन प्रमुख गतियाँ हैं, जैसे तरंग आ रही है ऐसे करके, ज्वार भाटा आ रहा है। ज्वार भाटा क्यों हो रहा है, सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव से। और महासागरीय धाराएं जो क्या कहते हैं, इक्वेटर से लेके उत्तरी ध्रुव तरफ जाती हैं और इक्वेटर से लेके दक्षिणी ध्रुव तरफ जाती हैं और पुनः वापस आती हैं। इस तरह से धाराएं फ्लो होती हैं। ठीक, अब 5 महासागर बड़े पाए जाते हैं, जिसमें से पहला है प्रशांत महासागर। ये बड़े से छोटे क्रम में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अगर इसको बोलें तो पहला प्रशांत महासागर है, दूसरा अटलांटिक महासागर है, तीसरा अटलांटिक एटी कर दो, तीसरा है हिंद महासागर है, चौथा साउथ दक्षिणी महासागर है, और फिर पड़ता है आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक महासागर। ये ऐसे करके महासागर प्राप्त होते हैं हमको। ये सबसे बड़े से छोटे का ये क्रम है। ठीक, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है और सर्कुलर शेप में है और पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला है। ठीक, यहीं पर ही सबसे गहरा भाग जो है मेरियाना गर्त है, जो पहले डिस्कस हो चुका है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, बता दिया। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, देखिए जैसे ये प्रशांत है, ठीक है, तो इधर उत्तरी अमेरिका है, इधर दक्षिणी अमेरिका है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर इंडोनेशिया है और जापान है और रूस है। ये सब जो है ये एशिया का पार्ट हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया। इस तरह से ये घिरे हुए हैं। ठीक है, देखिए, हाँ ये हमने ऑलरेडी बता दिया इधर मैप पे। अटलांटिक हम लोग देखते हैं तो इस तरह से आकार बनाता है अटलांटिक। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका पड़ता है, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका पड़ता है, इधर यूरोप पड़ता है और यहाँ पर अफ्रीका पड़ता है। ठीक है, इधर नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका, इधर यूरोप और इधर अफ्रीका, AF। ठीक, इस तरह से बीच में ऐसे बनाता है। तो ये शेप अटलांटिक का क्या है, S शेप बना रहा है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसके पश्चिम किनारे पर कौन सा पश्चिम हुआ, ये वाला पश्चिम किनारे पर क्या है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ठीक, उत्तर दक्षिणी अमेरिका। पूर्वी किनारे पर यूरोप, अफ्रीका, बता दिया। तट रेखा जो है बहुत ही अधिक दंतुरित है। दंतुरित मतलब ऐसे जिग जैक है, जैसे ऐसे करके। इससे क्या होता है, इससे ये हो रहा है कि ये नेचुरल पोर्ट का निर्माण करते हैं। नेचुरल पोर्ट और पत्तन यहाँ पे बनते हैं, उनके लिए ये आदर्श स्थिति होती है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये जो है, ये जो पोर्ट महासागर है अटलांटिक, ये सबसे ज़्यादा व्यस्त रूट होता है। ठीक है, शिपिंग में ये सबसे ज़्यादा व्यस्ततम रूट है। इससे हजारों जहाज गुजरते हैं। ठीक, जैसे ये हमने बताया ऐसे करके, ऐसे करके शेप बनाता है और यहाँ से पूरा ब्राज़ील से लेके इधर यूरोप ये सब यहाँ से निकल के बहुत सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला अगर कोई ओशन है तो वो है अटलांटिक ओशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अटलांटिक ओशन जो है आर्कटिक ओशन से भी ऊपर जुड़ता है और नीचे दक्षिणी महासागर से भी जुड़ता है। ठीक, हाँ, व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण। अभी हिंद महासागर के बारे में, हिंद महासागर एक ऐसा है जिसका नाम एक किसी देश के हिसाब से पड़ा है। जैसे कि भारत के नाम से, भारत को भी हिंद कहा जाता था, उसके नाम से इसका हिंद महासागर पड़ा हुआ है। अब ये इसका शेप क्या है, इसका शेप है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार कैसे, इंडिया से है। ठीक, और नीचे ये इस तरह से फैला हुआ है क्योंकि इधर अफ्रीका है। ठीक है, और नीचे क्या है, दक्षिण महासागर है। इस तरह से इधर प्रशांत शुरू हो जाता है इंडोनेशिया के बाद। ठीक है, उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, दक्षिणी महासागर क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर है। ठीक, दक्षिणी महासागर जो है ऐसे, जैसे मान लो ये दक्षिणी महासागर है, ये 66.5 तक है। 66.5 कहाँ से, इक्वेटर से नहीं, सॉरी इक्वेटर नहीं, दक्षिणी ध्रुव से। तो यहाँ पर ये जैसे आर्कटिक हो गया तो इसके सेंटर पे दक्षिणी ध्रुव है अंटार्कटिक के। ठीक, तो यहाँ अंटार्कटिक से लेके ये जो 60 डिग्री है, 60 डिग्री, सॉरी मैंने 66 बता दिया, 60 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश है वहाँ तक। ठीक है, वहाँ तक ये दक्षिणी महासागर है। एक बार फिर से देखते हैं इसको। जैसे कि ये ऐसे करके ये मान लो अटलांटिक, अंटार्कटिक नहीं, अंटार्कटिक है।
ठीक। अंटार्कटिक है, यहाँ पर क्या है, साउथ पोल है। इस साउथ पोल से यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अगर 60 डिग्री दक्षिणी है, ठीक, ये है 90 डिग्री, ये है 60 डिग्री, तो ये जो एरिया होगा इसको बोलेंगे दक्षिणी महासागर। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, ये दक्षिणी महासागर है, ठीक, 60 डिग्री तक। आर्कटिक होगा नॉर्थ पोल में, उसके बीच में, ये मतलब उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है, इसके बीचों बीच उत्तरी ध्रुव पाया जाता है। बीचों बीच तो नहीं है, लेकिन उसके उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ ये पाया जाता है, ठीक। महासागर के छिछले भाग से जब ये जुड़ता है तो उसको बोलते हैं कि बेरिंग जल संधि, पहले ही बताया हुआ है। उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट और यूरेशिया से घिरा हुआ है। यूरेशिया मतलब यूरोप का भी थोड़ा भाग और एशिया का भी थोड़ा भाग, और उत्तरी अमेरिका का उत्तरी तट, जो कनाडा आता है, ठीक। अब समझते हैं क्या है वायुमंडल। क्या है वायुमंडल? हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैसों की एक परत, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का एक अटूट भाग है, क्योंकि ये हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम सांस ले सकते हैं, ठीक। वायुमंडल में हम लोग जो सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं, जैसे यूवी रेज हैं, ये सब यहाँ पर जो पाई जाती है ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर हमें इन खतरनाक हानिकारक लेयरों से हमें बचाती है। ओजोन कहाँ मिलती है? समताप मंडल में, ठीक है। ये 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल फैला होता है, और वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान या अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इनकी 5 परतों में इनको डिवाइड किया जाता है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, और फिर है आयन मंडल, और फिर बहिर्मंडल जो है सबसे आउटर मंडल होता है, ठीक है। अब इसका तापमान कैसे ऊपर नीचे होता है ये हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम ये समझ लेते हैं इनकी 5 लेयर होती हैं, और जो भी वर्षा, बादल निर्माण और जितने भी वायु वाले एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी की सारी यहीं तक सीमित होती हैं, क्षोभ मंडल तक। यहीं पे बादल निर्माण होता है, यहीं से वर्षा होती है, यहीं से सारी चीज़ें वाटर साइकिल चलती है। कभी ऊपर बहुत ही रेयर है कि ऊपर जाए, ठीक। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल कहा जाता है। अब क्या होता है कि जैसे कि हम लोग किसी चीज़ का तापमान बढ़ाते हैं, तो तापमान बढ़ाएंगे, जब किसी गैस की तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी जो डेंसिटी है कम होती है। जैसे कि ये अभी इतना, मतलब क्या कहते हैं, इनके अणु इतने पास हैं, तो जब हम इसको हीटअप करेंगे तो ये डिस्टेंस बीच की बड़ी हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि इसका जो ये और हल्की होती जाएगी, ठीक है। हल्की होने का मतलब ये है कि ये इसका आयतन बढ़ जाएगा, और इसका जो मॉलिक्यूल साइज़ है, मॉलिक्यूल का एक दूसरे से डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब वायुमंडल मुख्यतः क्या है, कौन सी गैसों से मिलकर बना हुआ है? वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बना हुआ है। 99% यही होती है, जिसमें नाइट्रोजन कितनी होगी? 78%, 21% होगी ऑक्सीजन, बाकी सारी कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन और ये सब कुछ हमारे 1% में सिमट जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जो है सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है, और नाइट्रोजन हमारे प्राणियों की वृद्धि के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे डीएनए में नाइट्रोजन का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई उष्मा को अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। अब एक चीज़ है, प्रिंसिपल है, जैसे मान लो ये अर्थ है, सूर्य से जो किरणें आती हैं उनको वो होती हैं दीर्घ वेवलेंथ की, ठीक है, दीर्घ तरंग दैर्ध्य की होती हैं। लेकिन जब पृथ्वी से टकरा कर वापस जब आती हैं तो वो दीर्घ नहीं रहती, जब आती हैं तो वो शॉर्ट, मतलब लघु तरंग दैर्ध्य होती हैं। तो जितना अगर उसकी तरंग दैर्ध्य कम है तो उसमें ऊर्जा ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, तरंग दैर्ध्य कम होगी तो ये मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ऊर्जा के। तो अगर ये कम है तो ऊर्जा ज़्यादा है, अगर ये ज़्यादा है तो ऊर्जा कम है, ठीक। तो ज़्यादा ऊर्जा वाली जब किरणें सूर्य से पृथ्वी की तरफ आती हैं तो वो लघु तरंग दैर्ध्य से आती हैं और दीर्घ तरंग से वापस जाती हैं, ठीक है, जिनको बोलते हैं पार्थिव विकिरण है।
जो पृथ्वी से जाके टकरा के वापस आ रहा है। अब पार्थिव विकिरण क्या होता है, इसको CO2 जो है, जो हमारी दीर्घ तरंग है, उसको क्रॉस नहीं करती, इसको रोक लेती है। इसको रोक कर वो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करती है। अगर ये ना हो तो पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा, पृथ्वी बहुत ठंडी हो जाएगी जैसे ही सूर्य का प्रकाश खत्म होगा। जैसे मान लो कि दिन है 24 घंटे, आज इधर दिन था, अब जैसे ही रात शुरू होगी पृथ्वी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा। इसलिए CO2 का होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, जैसे मैंने बताया, और यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। समुद्र तल पे सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वो घनत्व कम होता जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पर अगर मान लें ये तो नदी है कोई, मान लिया इसको समुद्र है, तो यहाँ पर जो डेंसिटी होगी वो उसकी एयर की वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक, और यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इसकी डेंसिटी जो है परिवर्तित होती जाएगी। जो घनत्व है उसका वो ऊपर जाके कम होता जाता है। ठीक, इसीलिए क्या होता है कि जब पहाड़ों पर पर्वतारोही जाते हैं तो हवा की कमी होने के हवा का जो घनत्व है उसकी कमी के कारण उनको ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पाती और उनको ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो तापमान भी घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव भी डालता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब जैसे ये बता रहा है कि दबाव अधिक महसूस होता है कुछ क्षेत्रों में, तो और कुछ क्षेत्रों में कम दबाव महसूस होता है। तो वायु क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। ठीक है, तो जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है, जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है वहाँ हाई प्रेशर हो जाता है। ये चीज़ें आगे क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल इतना समझ लेते हैं कि एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, और जो गतिशील वायु होती है उसको ही हम पवन कहते हैं। ठीक है, वायु और पवन में थोड़ा सा अंतर है। जब वायु जो है गतिशील हो जाती है, वायु जब गतिशील हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि ये पवन चल रही है। ठीक है, जीवमंडल समझते हैं। जीवमंडल मैंने ऑलरेडी बताया कि ये तीनों का अंतर क्रियाओं से बनता है। ठीक, तीनों कौन से, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, जीवमंडल में क्या है, जल, थल और हवा के बीच में एक सीमित भाग है या वह भाग है जहाँ पर जीवन मौजूद है। ठीक, यहाँ पर सूक्ष्म जीव से बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारी जैसे मनुष्य या और जो जीव हैं वो सब होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और पेड़ जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो एक दूसरे से अंतर क्रिया वो लोग करते हैं। ठीक, जीवमंडल में प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, जैसे कि एक जंतु जगत हो गया और एक पादप जगत हो। पादप जगत में क्या होता है, बाकी सारे पेड़ पौधे ये सब आते हैं, और जंतु जगत में जीव जंतु आते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े हो गए, जानवर हो गए और इंसान हो गया, वो सब जंतु जगत में ही आता है। ठीक है, अब ये तीनों आपस में, जो मैंने बताया कि तीनों परिमंडल जो है आपस में अंतर क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि लकड़ी, जैसे मान लो कि तुमको लकड़ी की ज़रूरत पड़ी और तुमने वन पे जाके वन को काट लिया और उनके लकड़ियों को तुमने यूटिलाइज़ कर लिया, लेकिन वन के कट जाने से तो उनकी जो जड़ें हैं उनसे जुड़ा हुआ जो मिट्टी था वो लूज़ हो जाता है। अब अगर लूज़ हो गया तो क्या होगा कि पानी जब बहेगा, पानी बारिश होगी तो वो मिट्टी का कटाव ज़्यादा होगा। ठीक है, मिट्टी का कटाव ज़्यादा होगा तो पानी ज़्यादा बहेगा तो भूस्खलन वगैरह की जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं वो आएंगी। ठीक है, और मिट्टी का कटाव ज़्यादा होगा, ये सब चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं। ठीक, और जैसे कि हाँ एक और चीज़ है कि उद्योग जो हैं, तापीय विद्युत संयंत्र है जहाँ पे बिजली बनती है, या गाड़ियों से जो उत्सर्जन होता है, वायु प्रदूषण होता है, उससे क्या होता है कि उस जो वायु प्रदूषण होता है उसमें CO2 बहुत इंपॉर्टेंट घटक होता है। मैंने ये ऑलरेडी बताया कि CO2 के होने से ही पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है, जब मात्रा बढ़ जाएगी तो पार्थिव विकिरण को और भी रोक लेगा और जाने नहीं देगा। तो उससे क्या होगा, पृथ्वी का टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ करने लगता है, जिसको बोलते हैं भूमंडलीय
तापन क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की एक निश्चित मात्रा ज़रूरी है, अगर उससे ज़्यादा जा रही है तो वो पृथ्वी के तापमान को और बढ़ा देती है, जिससे भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल ये तीनों ही प्रभावित होते हैं, ठीक है। इसलिए इन तीनों को संतुलन बनाने की आवश्यकता है और CO2 वायु प्रदूषण में हमको नियंत्रण लाने की आवश्यकता है, ठीक है। अब इसमें ये जो क्वेश्चन हैं इनके ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। अगर ये क्वेश्चन आपने ठीक से सुना है पूरा वीडियो तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अब थोड़ा MCQ देख लेते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप, एशिया और यूरोप को अलग करने वाला कौन सा है, यूराल, ठीक है। उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में कौन सी स्थल संधि पाई जाती है, इसका नाम क्या है, पनामा, ठीक बताया ऑलरेडी है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, नाइट्रोजन का कितना परसेंट है, 78%। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है, स्थलमंडल जिसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, वायुमंडल एटमॉस्फेयर बोलते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। ये पृथ्वी का कितना है, 1/3 भाग का, ठीक है। ये क्या है, द्वीपीय महाद्वीप है। और फिर ये अफ्रीका दूसरे नंबर पे है, ठीक। तो ये चैप्टर अब समाप्त होता है। थैंक यू।